गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं 2005 का जो PYQ है UPPCS का, उसका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और जितने भी जो PYQs हैं, PYQs को छोड़िए मत। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्रिपरेशन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने देखे होंगे कि किस तरीके से PYQ रिपीट होते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को, साथ ही साथ किस तरीके से एक PYQ दूसरे आने वाले जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके से जो पैटर्न जो है PYQs का फॉलो करता है। ठीक है, तो आज हम 2005 का जो है 2005 का जो PYQs है उसको कवर करेंगे पूरा एक सिंगल लेक्चर के अंदर। और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पूछा गया है प्राचीन भारत में निशाका के बारे में, निशाका के बारे में जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका इज इन एंशियंट इंडिया वाज नोन एज। तो निशाका एक प्राचीन भारत के अंदर एक ऑर्नामेंट होता था, ऑर्नामेंट। ठीक है, प्राचीन भारत के अंदर जो एक सोने का ऑर्नामेंट होता था, गोल्ड का आभूषण होता था प्राचीन भारत में। ठीक है, ऋग्वेदास के टाइम पर, ऋग्वेदा के टाइम पर एक गोल्ड का ऑर्नामेंट होता था, खास करके नेकलेस, नेकलेस होता था जो कि गर्दन में पहना जाता था। निशाका याद रखिएगा, ऋग्वैदिक टाइम पर, ऋग्वैदिक काल पर निशाका जो था एक सोने का आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था। तो इट वाज अ गोल्ड ऑर्नामेंट, स्वर्ण आभूषण। ठीक है, ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है न्याय फिलोसॉफिकल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, न्याय दर्शन को प्राचीन प्रचारित किया था किसने? प्राचीन टाइम पर, उसी टाइम पर जो ऋग्वेदास के बाद जो है न्याय फिलॉसफी जो थी, न्याय फिलॉसफी थी जो जो है न्याय की बात करते थे। ठीक है, खासकर कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम थे, उन्होंने ये बात करी थी कि जो भी सप्रेस क्लास थी, जो डिप्रेस क्लास थी, ठीक है, जिनका शोषण हो रहा था, ठीक है, खास करके शूद्र जो थे, ठीक है, जहाँ पर जो हायर क्लास थी सोसाइटी की, हायर क्लास थी सोसाइटी की, वो उनका शूद्रास का शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो उसको उसको उनको बचाने के लिए, उस डिप्रेस्ड क्लास को बचाने के लिए उन्होंने न्याय फिलॉसफी की बात की, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने इस न्याय फिलॉसफी को, न्याय दर्शन को प्रचारित किया भारत के अंदर। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर। जो भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य था, जो सबसे पहला जो भगवान महावीर का सबसे पहला शिष्य था वो था जमाली। जमाली जो था, जमाली वो भगवान महावीर का सबसे पहला शिष्य था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो अपना जो ज्ञान जो अर्जित किया था उसको सबसे पहले जो है जमाली को दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया गया था। और तो उत्तर नदर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉपर कॉइन्स, याद रखिएगा ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, यूपीएससी के अंदर भी इसके बारे में पूछा गया है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कॉपर कॉइन्स सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा तादाद में कॉपर कॉइन्स किन शासकों ने? तो ये कुषाण थे। कुषाण्स ने जो है सबसे ज़्यादा कॉपर कॉइन्स क्वांटिटी में, ठीक है, नंबर्स में सबसे ज़्यादा इशू किए थे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कुषाण्स ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर में, क्वांटिटी में, मैक्सिमम नंबर में, ठीक है, क्वांटिटी में। क्वालिटी की नहीं बात हो रही है, क्वालिटी की भी हम बात करेंगे। क्वालिटी की तो इसमें एक और सवाल आएगा, ठीक है, आगे आने वाले में हम देखेंगे हिस्ट्री में कि प्योरेस्ट फॉर्म जो होती कॉपर कॉइन्स की वो किसने इशू करी थी, देखेंगे हम आगे चल के। ठीक है, तो नंबर सबसे ज़्यादा किसने इशू किए थे? सबसे ज़्यादा नंबर में कुषाण्स ने। ठीक, बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा फॉन्ट आई गेस छोटा हो गया है, आई होप आपको थोड़ा जूम इन करके विजिबल कर लीजिएगा इसको। तो पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी के संत थे, 8वीं शताब्दी के 8th सेंचुरी के जो संत थे शंकराचार्य जी,
तो उनके बारे में सही कथन नहीं है, ठीक है। तो शंकराचार्य जी के बारे में तो अभी काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी रहा था, तो ये 2005 में पूछा था गया था। अभी भी जो है चांसेस हैं हिस्ट्री में से इनको लिंक करके जो है, जो PYQs को करंट अफेयर्स से लिंक करके जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, पैटर्न्स को देखा करो, ठीक है। कि चलो ठीक है, 2005-10 से पहले जो है सवाल पूछे गए थे और आज जो है कुछ करंट अफेयर्स में न्यूज़ आई है, हो सकता है ये पूछा जा सके, और वो पॉसिबिलिटी होती भी है, ठीक है। तो देखो हमें क्या बताना है, शंकराचार्य जो थे 8वीं सेंचुरी के 8वीं शताब्दी के जो संत थे, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो पहला दे रखा है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ये बात तो एकदम सही है कि भारत के ऐसे इस तरीके से मान लो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, चारों इलाकों में उन्होंने 4 धाम इस्टेब्लिश कर दिए उन्होंने, मतलब वहाँ गए थे वो। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है आप केदारनाथ जाओगे तो इनका जो है वहाँ पे जगह मिलेगी शंकराचार्य जी की, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ जी पर। सदर्न इंडिया के अंदर जाओगे तो श्रृंगेरी श्रृंगेरी कर्नाटका के अंदर आता है, ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर आता है। तो श्रृंगेरी के अंदर जो है सबसे साउथ में। ईस्टर्न इंडिया के अंदर जाओगे तो पुरी, उड़ीसा के अंदर पुरी। याद रखिएगा, ये लोकेशंस के बारे में जो है सवाल पूछ लिया भी जाता है कि किस किस लोकेशन पर, नॉर्थ साउथ में सबसे नॉर्थ की लोकेशन कहाँ पे थी, जहाँ पे श्री शंकराचार्य जी ने जो है अपना जो है काम किया था। वेस्ट इंडिया में द्वारका, ठीक है, द्वारका गुजरात के अंदर। तो नॉर्थ केदारनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका, ये 4 जो जगह थी, यहाँ पे उन्होंने पूरे अपने जो धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा देखो, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। ये बात ठीक थी। क्या था कि जब इस टाइम पर ही, उससे थोड़ा सा पहले पर, तो बौद्ध और जैन धर्म का भी जो है जोर शोर बढ़ रहा था। तो इसी समय पर शंकराचार्य जी ने, ठीक है, अपना ये जो है हिंदू धर्म का भी जो है उन्होंने विस्तार किया धीरे धीरे। तो उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को टक्कर दी उस टाइम पर 8th सेंचुरी में, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बी स्टेटमेंट। अब देखो सी बात कर रहा है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया था। ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम एक्चुअली में नहीं दिया था। तो उसका हाथ इनमें नहीं था कि जो है प्रयाग एक तीर्थ राज है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट जो है हमसे इनकरेक्ट पूछा था, गलत था, नॉट ट्रू था, यही तो है आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही प्रोपोगेटेड वेदांता। तो वेदांता, उन्होंने वेदांता फिलोसफी जो थी, वेदांता फिलोसफी, ठीक है, उसको बढ़ाया, वेदांता फिलोसफी को इन्होंने बढ़ाया, ठीक है। आगे चलिए, तो याद रखिएगा शंकराचार्य जी के, ठीक है, शंकराचार्य जी की जगह कौन सी थी, 4 जगह हैं, ठीक है। नॉर्थ में केदारनाथ है, साउथ में चले जाओ श्रृंगेरी है, ईस्ट में चले जाओ पुरी है, वेस्ट में चले जाओ द्वारका है, ठीक है। ये 4 जगह याद रखिएगा। टक्कर दी है किस किस को, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को, ठीक है। और वेदांता फिलोसफी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा गया है सोनागिरी के बारे में। सोनागिरी जहाँ 108 जैन के मंदिर हैं, 108 नंबर में जैन के जो मंदिर बने हुए हैं, किसके संकट स्थित है, मतलब किस रीजन के अंदर जो है नियर जो है लोकेटेड है, ठीक है। तो ये 108 जैन टेम्पल जो हैं, जो बने हुए हैं सोनागिरी के अंदर, वो जो है आपका दतिया मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को अंदर मिलते हैं। याद रखिएगा, ये जो है दतिया MP के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सोनागिरी के 108 जैन टेम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा गया है गोविंद पैलेस के बारे में। एक जो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण जो है, ठीक है, एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, जो हिंदू वास्तुकला है, हिंदू आर्किटेक्चर है, उसका एक बहुत ही सुंदर जो है एग्जाम्पल है, वो दतिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, ये भी जो है आपको दतिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये बुंदीलास जो थे, बुंदेला उन्होंने बनवाया था। दतिया जो है वो एमपी में है और ये बुंदेलास ने बनवाया था। तो देखो बुंदेला के ये दतिया के अंदर आपको 108 जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ के साथ गोविंद महल जो है, जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण जो है, एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सीलेंट स्पेसिमेन है, वो आपको देखने को मिलता है दतिया के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलकीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अमंग द फॉलोइंग हु हैड कंस्ट्रक्टेड एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, खगोलीय, जो खगोलीय वेधशाला जो होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो होती हैं ऑब्जर्वेटरी, वो बनवाई थी किसने? जंतर मंतर दिल्ली पर। ठीक है, वो बनवाई थी आपकी जो राजा जयसिंह थे, राजा जयसिंह टू, राजा जयसिंह द्वितीय ने जो है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर बनवाया था, जो कि खगोलीय वेधशाला, जो खगोल से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी जो काम होते थे वहाँ पर वो किए जाते थे, जंतर मंतर दिल्ली के अंदर, जो कि राजा जयसिंह द्वितीय ने जो है बनवाया था। इन्होंने और भी जगह थी जहाँ पे मथुरा, मथुरा जो आता है वहाँ पर भी जो है श्री कृष्ण भगवान जी का जो जन्म स्थल है मथुरा, वहाँ पे बनवाया था। साथ साथ जयपुर में, जयपुर में भी बनवाया था इन्होंने। उज्जैन और बनारस में भी बनवाया था, उज्जैन, बनारस। ठीक है, तो 4 जगह थी, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और बनारस, इन्होंने 4 जगह पे और बनवाया था दिल्ली के अलावा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है अंतिम मुगल सम्राट के बारे में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था और इसके जो पिता का नाम क्या था? तो जो अकबर शाह टू थे, अकबर शाह जो टू था, जो कि अकबर शाह टू मुगल साम्राज्य का, ठीक है, उसका पुत्र था ये बहादुर शाह, बहादुर शाह, जो कि मुगल साम्राज्य का आखिरी सुल्तान था, सुल्तान नहीं, आखिरी सम्राट था। ठीक है, एम्परर था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय साहब ने लेके आए थे, राजा राम मोहन साहब राय, ठीक है, ये लेके आए थे। अब ये राजा राम मोहन साहब इसको 1828 में लेके आए, 1828 में लेके आए थे ब्रह्म समाज को। ये किसके लिए थी कि अगर जैसे इनका मानना था जो भी समाज में, सोसाइटी के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ चल रही थी, ठीक है, जैसे कि आपको चाइल्ड मैरिज चल रही थी, ठीक है, बाल विवाह, इन्होंने उसके लिए भी काम किया था। जो सती प्रथा थी, ठीक है, उनमें भी इनका हाथ रहा था। जो भी फीमेल्स के एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया था, फीमेल के एजुकेशंस को रोकते थे जो लोग, उसको उन्होंने थोड़ा सा अपोज किया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, राजा राम मोहन साहब ने। ठीक है, तो ये सारे काम जो है ब्रह्म समाज के अंदर जो है वो, उस ऑब्जेक्टिव जो था ये था, जो सोसाइटी के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ चल रही हैं उसका ऑब्जेक्टिव था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसको इस्टेब्लिश किया। तो इनका जो मानना, और ये जो आइडल वर्शिप करते थे उसके अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप, अगेंस्ट आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा करते थे, अगेंस्ट आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिप, उसके अगेंस्ट थे। तो एकेश्वरवाद जो थे, एकेश्वरवाद इनका जो है सिद्धांत था ब्रह्म समाज का। ठीक है, ये सब जो है एकेश्वरवाद के अंदर आता है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो मोनोथीसिज्म था, मोनोथीसिज्म, जो कि एकेश्वरवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया भीमराव अंबेडकर के बारे में। जूम इन कर लीजिएगा, इस सवाल को, थोड़ा सा बड़ा सवाल था। तो उनके बारे में पूछा गया है, बोला गया है भीमराव अंबेडकर साहब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कट से सही उत्तर चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है कौन सा जो है सही है। पहला दे रखा है इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। ये बात तो एकदम सही है कि इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सिद्धार्थ जो कॉलेज है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिद्धार्थ कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, फाउंडेड द सिद्धार्थ कॉलेज। दूसरा, 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूर्ख नायक, इनकी एक पत्रिका थी, एक जर्नल थी, इन्होंने एक जर्नल रिलीज करी थी, मूक नायक,
उसमें 1920 में उसमें ये भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। तो दो चीज़ें, सिद्धार्थ कॉलेज याद रखिएगा, सिद्धार्थ कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टार्ट किया था। दूसरा, इनकी एक जनरल थी 1920 की, एक जनरल थी, ठीक है, एक पत्रिका थी जो कि ये रिलीज करते थे, मूक नायक, ठीक है। नेक्स्ट है, ही फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1922। तो ये भी बात सही है कि उन्होंने 1920 में एक जनरल आती थी मूक नायक, और 1922 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास जो इंस्टीट्यूट थे वो बनाए, जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो है उनको मजबूत करने के लिए सोसाइटी में। देखिए, सोसाइटी के अंदर जो है, जो सप्रेस्ड क्लास हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास हैं, जिनको छोड़ दिया गया है एक साइड से, जैसे कि शूद्रास हो गए, ठीक है, ये जो है वही कन्वर्टेड हो गए एस सी, ये सारी चीज़ें हैं, ओबीसीज। तो इनको जो है सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा अलग किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। तो उन चीज़ों को हटाने के लिए, उनको थोड़ा सा समाज के अंदर उभारने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छा काम किया था, और उसके लिए जो है एक इंस्टीट्यूट भी तैयार किया 1922 में, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज द फर्स्ट डिफेंस, ये बात कर रहा था कि ही वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री नहीं थे, ठीक है। तो हमारा जो पहला पहला जो है सिद्धार्थ कॉलेज, दूसरा 1920 में उन्होंने जो है अपनी पत्रिका मूक नायक लाए थे, 1922 में जो है डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट लेके आए थे। ये तीनों चीज़ें जो हैं 1 2 3 ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, और याद रखिएगा, ठीक है। आगे अम्बेडकर साहब का कोई भी सवाल आएगा तो आप इन तीनों चीज़ों को भी याद रखिएगा, प्लस उन चीज़ों को याद रख के एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिएगा, सिद्धार्थ कॉलेज, मूक नायक 1920 और डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट 1922, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है स्वदेश वाहिनी के बारे में, कि संपादक कौन थे। जो स्वदेश वाहिनी जो थी, स्वदेश वाहिनी, इसको ओरिजिनली जो है स्वदेश भिमानी बोलते हैं, मलयालम की है, मलयालम केरला, मलयालम, ठीक है। स्वदेश भिमानी ओरिजिनली बोलते हैं, और ये एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर याद रखिएगा, स्वदेश वाहिनी और मलयालम का एक ये न्यूज़पेपर है, जो कि के रामकृष्णा पिल्लई, जो कि रामकृष्णा पिल्लई थे, रामकृष्णा पिल्लई, उन्होंने इसको एडिट किया था, वो लेके आए थे इसको, इसके जर्नलिस्ट थे, ठीक है, के रामकृष्णा पिल्लई, ठीक है। और इन्होंने उस टाइम पर ट्रवनकोर के अंदर मलयालम भाषा में बहुत अच्छे तरीके से जो है स्वदेशी मूवमेंट्स के टाइम्स पे, और उसके बाद में 1910 के टाइम पे जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसी टाइम पे उन्होंने जो है अपनी जर्नल के अंदर, अपनी जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे, ठीक है। किन्होंने, रामकृष्ण पिल्लई जी ने, रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेशी वाहिनी, मलयालम न्यूज़पेपर था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमसे पूछा गया है क्रिप्स मिशन के पीछे। तो देखो, क्रिप्स मिशन जो है हमने 2003 में भी देखा था, 2004 में भी देखा था, आप उन पेपर्स को जाके देखिएगा 2003 के, 2004 के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs एक बार जब कवर कर लोगे ना, तो आपके हाथ में जो है बहुत स्ट्रांग पावर आ जाएगी, ठीक है। आपके अंदर गैसिंग पावर जो है, आप गैस जो करते हो, वो पावर अच्छी हो जाएगी, अल्ट्रा हो जाएगी। जब आपके हैंडी हो जाओगे ना PYQs, जितने भी सारे PYQs हैं वो सारे जब हैंडी हो जाएंगे ना, तो आपकी जो गैसिंग पावर है बहुत अल्ट्रा हो जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, क्रिप्स मिशन जो है आया था, ठीक है, मार्च 1942, तो उसके बारे में जो है वो कथन सही नहीं है, वो बताना है हमें। देखो नीचे दिए गए हैं 4 कथन दे रखे हैं। युद्ध समाप्ति होने पर डोमिनियन दर्जा, ये बात सही है कि जो क्रिप्स मिशन था वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त, मेरे को हमें सपोर्ट करो, और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको डोमिनियन का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन का दर्जा यानी कि आप इंटरनल मैटर्स में, ठीक है, जो भारत के इंटरनल मैटर्स जो होंगे, अंदरूनी जितने भी मैटर्स होंगे, उनमें तो आपकी खुद की चलेगी, पर जितने भी बाहर के होंगे, आउटसाइड मैटर्स जो होंगे, इंटरनेशनल मैटर्स होंगे, वहाँ पर जो है वो ब्रिटिश आ जाएगा, ठीक है। तो मोनार्की जो है वो ब्रिटिश रहेगी, और जितने भी बाहर के जितने भी मैटर्स होंगे वो ब्रिटिश देखेगा, इंटरनली आप देखोगे। डोमिनियन का मतलब जो है ये होता है, याद रखिएगा, डोमिनियन का मतलब जो है, कई बार कन्फ्यूजन होती है, आप क्लियरली याद रखिएगा, जो इंटरनल मैटर्स जो होते हैं, अगर, तो जैसे हमारे घरों में जो है, हमारे घरों में डोमिनियन चलती है, कैसे, हमारी जो मम्मी जो है वो घर के जितने भी सारे मैटर्स होते हैं
उनमें अपनी चलाती हैं, और जितने भी बाहर के मैटर्स होते हैं, जितने भी बाहर के मैटर्स हैं वहाँ पापा चलाते हैं। तो वहाँ एक डोमिनेंट स्टेटस चलता है, याद रखिएगा इसको इस तरीके से लिंक करके। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि आप एक काम करो, हमें सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमें सपोर्ट करो, और आपको क्या करेंगे, हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। जैसे ही हम जीतेंगे जो है, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। ठीक है, देखो 1942 के अंदर जो आया आया था ये, और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हुआ था। तो इन्होंने बीच में कहा था कि भाई साहब हमें सपोर्ट करो, हम क्या करेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो इनको तो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दें ताकि जो है हमें मदद कर दें वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के अंदर ये बोली गई कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बोला कि संविधान का जो सदन जो है वो आपके संविधान का निर्माण करेगा, कि आपके जो जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं उसका एक संविधान भी तो होगा। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी संविधान का सदन जो है वो दे देंगे, जिससे कि आप अपना जो है संविधान बना सको। ये बात भी सही है, ये दोनों बात बोली गई थी इसके अंदर। ठीक है, परंतु जो आउटसाइड मैटर्स जो होंगे, बाहर के जितने भी मैटर्स होंगे, वहाँ पर जो है वो ब्रिटिश की चलेगी, ये याद रखिएगा, ब्रिटिश मोनार्की की चलेगी। तीसरा देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बात करता है कि वो एक नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या हो गया, एक इंटरनल मैटर हो गया, इंटरनल मैटर हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आप जितने भी जो काम होते हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो उनको देखोगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। बट इसने तो क्या कहा कि इंटरनल मैटर्स में पूरा का पूरा जो है हाथ किसका रहेगा, आप ही का रहेगा। हमारे जितने भी मैटर्स होंगे वो बाहर के रहेंगे। तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की बात जो है एज सच आती ही नहीं है। ठीक है, तो यही जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी जो है लास्ट और देखते थे, एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, ये बात भी सही है कि कोई भी जो सूबा था, जो प्रोविंस थी, ठीक है, जिनके कुछ छोटे छोटे राजा थे, जो स्मॉल स्मॉल जो किंग्स थे, ठीक है, किंग्स थे जिनकी प्रोविंसेस थी, तो वो संघ से बाहर रह सकते हैं, ये अलाउस था। ठीक है, तो हमारे क्रिप्स मिशन का याद रखिएगा, हमने पिछले भी PYQs में देखा है, और अभी भी देखो रिपीट हो रहा है, और आगे भी रिपीट होता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कराची सेशन के बारे में, जो कांग्रेस के, ठीक है, INC का फॉर्मेशन कब हुआ था, INC का 1885 के टाइम पे हुआ था, 1885 में हुआ था INC का फॉर्मेशन। तो कराची का इसी का सेशंस होते थे। ठीक है, कराची सेशन में से एक था, इंपॉर्टेंट सेशन था। तो इसको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिनिवेशन, जो अधिनिवेशन होते थे, उसको संपादित्व सभापतित्व, यानी कि उसकी प्रेसिडेंशियल से प्रेसिडेंट रहे थे, उनके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहे थे। तो कराची सेशन जो था, कराची सेशन हुआ था 1931 में, 1931 में। ठीक है, 1931 में हुआ था कराची सेशन। और ये जो है आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसको प्रेसिडेंट रहे थे इसके। ठीक है, 1931 में कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। 1931 में इसका सेशन हुआ कराची का, जिसके प्रेसिडेंट रहे थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी। नीचे क्विट इंडिया मूवमेंट क्लियरली जो है महात्मा गांधी जी की स्पीच के बाद से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये तो था ही। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स भी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। खेड़ा भी इन्होंने स्टार्ट किया था, खेड़ा जो है। ठीक है, बरदौली जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, वेस्ट इंडिया के अंदर आया था, खास करके गुजरात के अंदर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बरदौली मूवमेंट किया था, ना कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है नहीं किया गया था ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन, तो इंडियन ओपिनियन जो थी, द इंडियन ओपिनियन जो पेपर था,
ठीक है, ये लाया गया था किसके द्वारा, हमें पूछा है ये किस भाषा में नहीं छापा गया था। पहले ये देखते हैं, द इंडियन ओपिनियन जो था वो महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में इसको रिलीज़ किए थे। जब साउथ अफ्रीका गए थे बैरिस्टर बन के, तो इन्होंने जब ब्लैक्स के राइट की उन्होंने मांग करी, ठीक है, उन्होंने उनके लिए लड़े थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो तभी एक न्यूज़पेपर भी जारी किया था जिससे क्या कर सकें वो लोगों को जागरूक कर सकें। तो उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। तो उन्होंने इंग्लिश में भी जारी किया था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज तो थे ही, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते थे अंग्रेज़ों को भी। गुजराती में भी, क्योंकि गुजरात के कई सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेंगी उस टाइम पर। तमिल में भी, तमिल सदर्न इंडिया के जो है लोग हैं वो भी वहाँ पे थे, तो उर्दू नहीं थी ये सच, तो उर्दू में जो है इन्होंने नहीं रिलीज़ किया था, गुजराती, तमिल और इंग्लिश इन तीनों में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पेपर था, जो पत्र था, जो इन्होंने रिलीज़ किया था उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके विरुद्ध जो है वो उसको बोला गया था कि आप जो है प्रार्थना करते हो, पिटिशन देते हो और प्रोटेस्ट करते हो, अनुनय करते हो, विनय करते हो और विरोध करते हो, इसकी राजनीति का दोष लगाया था। ठीक है, उनको जो है बहुत सिंपल बता रहे थे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2004 में एक सवाल पूछा गया था, मॉडरेटर्स के बारे में पूछा गया था। तो मॉडरेटर कौन थे, जो थोड़े से सीधे थे। ठीक है, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, इनका स्टेटमेंट था ये वाला जो है, बाल गंगाधर तिलक साहब, इन्होंने ये बात बोली गई थी कि ये जो कांग्रेस जो है वो किस तरीके की पॉलिटिक्स खेलती करती है, प्रे वाली, पिटिशन वाली, प्रोटेस्ट वाली। क्या इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो ब्रिटिशर्स से प्रे करती है कि हमारे लिए ये कानून लेके आओ, ये जो है पिटिशन जारी करती है ब्रिटिशर्स से कि हमारे लिए ये चीज़ें, हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, ये प्रोटेस्ट करती है, पीसफुल पीपी, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी बाल गंगाधर तिलक साहब के, कि ये जो कांग्रेस जो है वो ज़्यादा जो है वो रिवॉल्यूशनरी टाइप में नहीं है, वो बहुत ही सुस्त टाइप में है, और वो पिटिशंस और प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है वो काम करवाती है जो है ब्रिटिशर्स से। तो ये बाल गंगाधर तिलक का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है वंदे मातरम के बारे में, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो है थीम सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया जो। तो ये आपका जो है वो स्वदेशी मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पर, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर 1905 में बहुत चला था वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत जो सॉन्ग था वो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर, और जिसका नाम जो था रविंद्रनाथ टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर, RBT रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, इसका बांग्ला वर्जन था अमर सोनार बांग्ला, ओरिजिनली ये था। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने 1905 के टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, ठीक है, अच्छा, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 का यही टाइम है, और 1906 में देखो उनकी पॉलिसीज कैसी थी ब्रिटिशर्स की, कि जब विभाजन कर रहे थे, पार्टीशन कर रहे थे बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे, उसी टाइम पर जो है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि 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 जो है उसके अंदर, बंगाल के अंदर जो है काफ़ी सारी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो खास करके जो ईस्टर्न बंगाल, उसके अंदर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और उस मुस्लिम पॉपुलेशन को अलग करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये उनकी टैक्टिक्स थी, ताकि वो इस मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन क्यों किया, ताकि जो ब्रिटिश पार्टीशन का जो एजेंडा था, जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसको वीक कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। तो वंदे मातरम जो है वो 1905 स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो है आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन रहे थे। ठीक है, ये देखते हैं, कई बार पूछा भी गया था
देखो, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, जितने भी सेशंस हुए थे वहाँ पर सबसे पहले जो थे वो बदरुद्दीन तैयब था, बदरुद्दीन तैयब साहब। ये जो थे ये अपने आप में एक सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है गणपति फेस्टिवल के पास। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो गणेश फेस्टिवल था उसका, तो बेसिकली जो थे बाल गंगाधर तिलक साहब, बीजी तिलक, बीजी तिलक साहब जो थे, तिलक साहब, इन्होंने 1893 के आसपास जो है वो गणपति का जो है गणपति इसको स्टार्ट किया, ताकि वो लोगों को गैदर कर सकें, इकट्ठा कर सकें और अपना जो मैसेज है उन तक फैला सकें। ऑब्जेक्टिव जो गणपति फेस्टिवल का जो ऑब्जेक्टिव था आप देखोगे तो वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को आस्था के भाव पर इकट्ठा करें और उनको अपना मैसेज दें। दूसरा, उन्होंने 1895 में उन्होंने शिवाजी शिवाजी जो उत्सव है, शिवाजी उत्सव, वो भी स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, पहले गणपति स्टार्ट किया, गणेश फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, फिर उसके बाद शिवाजी उत्सव। तो उन दोनों फेस्टिवल के ज़रिए उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बड़ी लेवल पर इनकी पहुंच हो गई थी लोगों तक, बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है 1921 से 22 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके बारे में, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं 1921 से 22 के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके बारे में, वो हमें बताना है कि कौन सा जो है रिलेटेबल है, कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। असहयोग आंदोलन यानी कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो इसको जब भी आपको चीज़ें नहीं आए तो उसको तोड़ लो। तो नॉन कोऑपरेशन यानी कि सहयोग ना करना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, सिंपल, महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि अब एक काम करो, अब आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऐसे हो जाओ कि हम एक्शन नहीं लेंगे बट हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर जो है हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये था उनका मेन मोटो इसके अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 के अंदर। अब देखो, पहला हिंदू मुस्लिम एकता, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो हिंदू मुस्लिम एकता थी, ठीक है। दूसरा देखो, सूबों को अधिक शक्तियां, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात हुई थी। केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ऐसा भी कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन इस टाइम पर नहीं हुआ था। तो ये जो पहला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में जो है ये लिंक था 1921 का। दोनों दोनों जो हैं, दोनों गुट जो हैं आपस में मिलके इस जो आंदोलन चला था, ये असहयोग आंदोलन, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद वाला जो हुआ था, ठीक है, उसमें कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, 1942 का। उसमें मुस्लिम लीग अलग हुई थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रही थी, और आईएनसी अलग हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है मुस्लिम्स और हिंदू दोनों की यूनिटी देखने को मिलेगी, दोनों की जो है एकता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो द अबव असर्शन इज द एट्रीब्यूटेड टू, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? आई होप आप सभी को पता होगी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोला था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, असर्शन दे रखा है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। जो इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट था, इट वॉज मार्क्ड एज अ क्यूमुलेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये तो बात ठीक ही है, ये बात एकदम ठीक है कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, आप मान लो नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन मान लो, बरदौली, जितने भी हुए थे इंडिया में, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन सबको जोड़ के उन सबका एक क्यूमुलेशन था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी के बाद जो है भारत को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस इसी के बाद आपको देखने को मिलेगी।
तो ये बात जो है, कथन जो है वो सही है। अब देखते हैं जो रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है, वो कैसा है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम टू फाइंड अ सूटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। ये बात एकदम सही है कि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो पूरी जो ब्रिटिश जो महकमा था, पूरा जो ब्रिटिशर्स था, वो पूरा हिल के, पहली बात तो वो 1945 के बाद जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसमें वीकन हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। दूसरा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया 1942 में, उससे भी वीकन हो गया पूरा का पूरा जो है। तो दोनों दोनों तरफ से, एक तो वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटिशर्स को मार पड़ी और एक इंडिया के अंदर से भी मार पड़ी। तो अब हुआ क्या, इतना वीक हो गया ब्रिटिश राज, इतना वीक हो गया कि बस अब इतना समय बचा था कि अब कब वो समय आए कि वो अपनी जो पावर जो है वो ट्रांसफ़र करें इंडिया को और यहाँ से निकले, बस इतना बचा था। तो ये जो है एकदम सही बात है, जो पहला जो कारण दे रखा है वो एकदम कथन को सूट कर रहा है। तो दोनों जो है ए और आर जो है वो दोनों ठीक है, ट्रू हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे कहाँ पूछा गया, हमसे पूछा गया है वन ऑफ द ट्राइब्स, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। सरहुल एक फेस्टिवल है, सरहुल एक फेस्टिवल है जो कि जैसे ही खेती आप स्टार्ट करोगे उससे पहले जो है वो स्टार्ट किया जाता है, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने से पहले जो से खेती होती है उससे थोड़ा सा पहले ही आपको सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। जो मुंडा ट्राइब है, मुंडा ट्राइब उनके अंदर, तो आपको मैंने कुछ ट्राइब्स पढ़ाई थी, आप वीडियोस जाके देखिएगा, घटना चक्र की, घटना चक्र की जो है उसके अंदर ट्राइब्स पढ़ाई थी। और उन ट्राइब्स में कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो जो फेस्टिवल्स मनाती थी क्रॉप के बेसिस पे। ठीक है, देखो ये सवाल जो है वो यूपीएससी ने भी पूछे हैं और अदर स्टेट्स के हैं उन्होंने भी पूछे हैं, यूपीपीसीएस ने तो कई बार पूछे ही हैं। तो आप जाके देखोगे तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना। ट्राइब्स अगर आपको उसके अंदर जो है होलिस्टिकली सारी ट्राइब्स का इंक्लूड है, सारी ट्राइब्स उसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, तो कौन सी जो क्रॉप जो है किस ट्राइब से लिंक्ड है, जो कि कौन सा फेस्टिवल है उससे लिंक्ड है। तो काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं जिनके अंदर क्रॉप से रिलेटेड जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ऐसे ही मुंडा ट्राइब है जहाँ पर सारहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। सिंपल याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो झूमिंग, झूमिंग प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर, सर्वाधिक जो है कहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस की जाती है सबसे ज़्यादा, जो है वो नागालैंड के अंदर। झूमिंग क्या होती है, घूम घूम के खेती करने वाले जो है कि एक जगह पे गए, ठीक है, एक स्थान पे गए, उसको जलाया, उसको जलाया, उसको खेती लायक बनाया, फिर उसको यूज़ करा और उसको अबेंडन करके चले गए। ठीक है, मान लो 3-4 महीने यूज़ किया, उसको फिर छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, तो वो होती है जूमिंग की खेती। तो वो जूमिंग की खेती जो है वो नागालैंड, इन चारों स्टेट्स में नागालैंड के अंदर जो है वो मेजरली होती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो है नागालैंड के अंदर इन चारों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 डिग्री चैनल के बारे में बोला गया है। 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है इंडिया के अंदर। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, अंडमान ऊपर पड़ता है, अंडमान ऊपर पड़ता है, निकोबार नीचे पड़ता है। तो ये 10 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव्स, लक्षद्वीप और मालदीव्स, लक्षद्वीप और मालदीव्स को कौन करता है, 8 डिग्री चैनल जो है। और 9 डिग्री चैनल आपने सुना होगा कवरत्ती, कवरत्ती और जो मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड, उनको सेपरेट करता है। तो तीन जो डिग्रीज हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, खास करके पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज़ के अंदर, आगे भी पूछे जाएंगे। 10 डिग्री, 8, 9, 10। ठीक है, 8 किसके बारे में है, 8 है भाई साहब आपका लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करता है। 9 डिग्री किसका है, कवरत्ती और मिनिकॉय। 10 डिग्री किसका है, अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, वो देखना है हमें। बिहू, बिहू जो है हमने देखा है कि असम के अंदर जो है वो मनाया जाता है, असम के अंदर। ठीक है, बिहू जो है फेस्टिवल जो है, बिहू फेस्टिवल असम के अंदर मनाया जाता है, ये करेक्टली मैच्ड है। ओनम जो है
ओनम जो है आपको केरला के अंदर मनाया जाता है, देखने को मिलेगा केरला के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले जो है आपने न्यूज़ में रहा था कि ओनम जो है, न्यूज़ शो में आता रहता है द हिंदू में खास करके, आपने देखा होगा ओनम फेस्टिवल मनाया जा रहा था। तो वो जब फसल की कटाई होती है, हार्वेस्ट होती है, उस टाइम पे जो है वो मनाया जाता है, हार्वेस्ट के टाइम पर। ठीक है, ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं मनाया जाता। हमसे नॉट करेक्टली मैं शी पूछा था, बी हमारा आंसर होगा। सी देखो पोंगल, पोंगल आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, और बैसाखी जो है पंजाब के अंदर। ठीक है, 4 फेस्टिवल आपको याद रहने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कर रहा है बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल असम के अंदर मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम के अंदर। ओनम केरला के अंदर, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डिमांड क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये तो सबको याद ही है। जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सालों से। और इसको पेरिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। उज्जैन, उज्जैन महाकाल, सिटी ऑफ महाकाल है, ये तो सबको पता ही है। कोलकाता जो है वो सिटी ऑफ जॉय है, आनंद का शहर है, आनंद पूर्वक शहर है। ठीक है, वहाँ की जो टुक टुक राइड्स हैं, वहाँ की जो ट्रेन्स जो हैं वो रोड पे चलती हैं। ठीक है, वहाँ अभी भी जो है वो कंधों पे बिठा के जो वो पीछे वो रिक्शा टाइप में जो है वो चलाते हैं। तो वो सिटी ऑफ जॉय है, पूरा शहर जो है कोलकाता। आप जब देखोगे आपको पूरे ओल्ड इंडिया की जो फीलिंग्स आएंगी उसके अंदर आपको, कोलकाता के अंदर। ठीक है, बहुत आनंदपूर्वक शहर है। जैसलमेर देखो, तो जैसलमेर, ये बात कर, जैसलमेर कह रहा है सिटी ऑफ लेक्स। जैसलमेर एक सिटी ऑफ लेक्स नहीं है। ठीक है, तो सिटी ऑफ लेक्स क्या है? उदयपुर, उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 चीज़ें, पिंक सिटी जयपुर, उज्जैन सिटी ऑफ महाकाल का, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, और सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है शेड्यूल ट्राइब के बारे में। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, तो ये 2005 में उत्तरांचल के बारे में पूछा गया था कि उस पूरे रीजन की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो कौन सी है? बोक्सा, भोतिया, थारू, या फिर ये जो आपका दे रखा है जौनसारी। तो ये थारू जो है, थारू यूपी के अंदर काफ़ी लार्ज स्केल में मिलती है, यूपी बिहार इस रीजन के अंदर, उत्तरांचल के अंदर। ठीक है, तो ये बात इसी की बात कर रही है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के जो सेंसस आया था उसके अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है उत्तरांचल के अंदर वो थारू की है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी जो हमारा अभी तक तो हमारा आया नहीं है, हमारी सरकार जब लेके आएगी, जो सेंसस लेके आएगी उसके अंदर। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सेंसस बेस्ड, सेंसस बेस्ड जो है, जो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू को आप उठा के देखिएगा। ठीक है, तो आप ओल्ड सेंसस को देखोगे तो वो रिलेटेबल नहीं है। अब जब नया सेंसस आएगा, ठीक है, नया सेंसस आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो आपको करना क्या होगा, जब नया सेंसस आएगा मैं आपको एक लेक्चर लूँगा, उसमें क्या करूँगा कि जितने भी सेंसस बेस्ड क्वेश्चंस आए होंगे पीवाईक्यूज़ के अंदर, उनको लिंक करूँगा जो नया सेंसस आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कि किससे जो है सवाल फ्रेम होंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी। दूसरा, करंट अफेयर्स के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सेंसस से लिंक है, वो भी जो कि साल भर साल, जब अब ये चले, जितने साल चलेगा उतने साल जो है करंट अफेयर्स जो है वो एडिट होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी, वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपको लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग थी। 2011 का सेंसस उत्तरांचल के बारे में बात की थी, थारू के बारे में। ठीक है, थारू के बारे में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमसे पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार। ठीक है, अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस के अंदर अनाईमुड़ी जो है वो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और अन्नमलई हिल्स पे आती है, अनाईमलई, अन्नमलई हिल्स। ठीक है, अन्नमलई हिल्स पे आती है। दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है वो नीलगिरीज की हाईएस्ट है, नीलगिरी। और नीलगिरी जो है, नीलगिरी जो है वहाँ पर क्या मिलती हैं? वेस्टर्न घाट्स और
ईस्टर्न घाट्स। तो ये अगर वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं और ये ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, तो यहाँ नीलगिरी है पहले, नीलगिरी उसकी हाईएस्ट होगी दोदा बेटा, ठीक है। उसके साउथ में जाओगे अनमलई, और फिर उसके साउथ में कार्डमम। अनमलई की हाईएस्ट जो है अनाईमुड़ी, और वो पूरे सदर्न इंडिया की हाईएस्ट है, ठीक है। अमरकंटक पड़ता है आपका सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अमरकंटक, माइकाल रेंज, ठीक है, इसी तरीके। और ये महेंद्रगिरी लास्ट में, ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर, ठीक। नर्दर्न सर्कल्स जो है उसके अंदर जो है उड़ीसा के अंदर, ईस्टर्न घाट्स के अंदर पड़ता है महेंद्रगिरी। तो सबसे हाईएस्ट जो है सदर्न इंडिया की वो है अनाईमुड़ी। ये चारों जो लोकेशंस हैं आप याद रखिएगा, माइकाल रेंज, अमरकंटक, उड़ीसा के अंदर जो है महेंद्रगिरी है, और नीलगिरीस, अन्नमलई, कार्डमम, ये लोकेशंस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है स्पीसीज के बारे में। तो किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती? तो कोई भी कोई भी प्रजाति अगर अपने प्राकृतिक आवास में, जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, जहाँ पे वो ओरिजिनली मिलती है, ठीक है, जहाँ उसके पैदा होती है, वहाँ पे जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा मिलती है, अगर उस एरिया के अंदर उस प्रजाति को आप 50 साल तक नहीं देखने को मिलेगी, तो उसको विलुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है। कोई भी प्रजाति अगर उस एरिया के अंदर जहाँ पे वो ओरिजिनली मिलती है, ठीक है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली जहाँ मिलती है, प्राकृतिक आवास माना जाता है, उसके अंदर 50 साल तक अगर आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो उस प्रजाति को आप नेचुरली एक्सटिंक्ट का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, IUCN के द्वारा। IUCN आप देखोगे, IUCN जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा, जो जब हम इन्वायरमेंट की चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो है दिवाली के बारे में, दिवाली फेस्टिवल के बारे में, कि कौन सी जनजाति दिवाली फेस्टिवल को शौक के, अच्छा देखो, हमारे लिए तो दिवाली फेस्टिवल एक खुशी का मौका होता है, पर कुछ ऐसी जनजाति है कि जिसके लिए दिवाली का जो फेस्टिवल है वो शोक का त्यौहार मनाती है। इस दिवाली के फेस्टिवल को एज अ मॉर्निंग बनाती है अपने अंदर, ठीक है। तो ये जो है थारूस जो है, थारूस जो है वो, ये यूपी के अंदर मिलते हैं आप। तो ये यूपी के अंदर मिलते हैं थारूस जो है वो दिवाली के फेस्टिवल को एक शोक के त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, इनके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को लाइक करिएगा आपको पसंद आए तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? इंडिया से तो गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम जानते ही हैं, ठीक है। म्यांमार और इंडिया पैरेलल में आ जाते हैं, तो म्यांमार से भी गुजरती है और इजिप्ट से भी गुजरती है, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैप होता है, देखो मैं अफ्रीका का आपको बताता हूँ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से है, तो यहाँ से जा रही है ये, ठीक है। अब इंडिया से जा रही है, यहाँ आ गया आपका इजिप्ट, ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, यहाँ साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये इंडिया होगा, यहाँ म्यांमार होगा, म्यांमार इंडिया से चिपका हुआ है, बर्मा, प्रीवियसली इसको बर्मा बोलते थे, ठीक है। तो इंडिया आ गया, म्यांमार आ गया, इजिप्ट आ गया। अब ईरान आ जाता है आपका ऊपर, ठीक है। तो ईरान जो है वो ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है। तो वो इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर उसके अंदर आती है, और वो ईरान से होकर नहीं गुजरती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछा गया है, ये देखिए, पूछा गया है भारत में निम्न लिंगानुपात, जो सेक्स रेशियो जो होता है, लिंगानुपात, ठीक है, मेल टू फीमेल का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, के लिए निम्नलिखित में से कौन से जो कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं? जो हमारा जो सेक्स रेशियो जो हैम्पर होता है, उसके जो मेन जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? तो देखो, पहला, उच्च मात्र मृत्यु दर, जो हाई मैटरनिटी डेथ रेट होती है, कि जब खास करके जब क्या होता है कि जब माताएं जन्म देती हैं बच्चों को, उस टाइम पर क्या, जब माताएं जो जन्म देती हैं उस टाइम पे क्या होता है, जन्म देते टाइम पर जो
हाई मैटरनिटी डेथ रेट जो होता है उस टाइम पर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चा देते टाइम पे जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो वो हाई मैटरनिटी मैटरनिटी डेथ रेट जो होता है वो, उसकी वजह से जो है हमारा सेक्स रेशियो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सेक्स रेशियो इम्पैक्ट मतलब कुल मिला के फीमेल की पॉपुलेशन घट रही है, ये देखना है। अब फीमेल की पॉपुलेशन किस किस तरीके से घटती है, अगर माता की मौत हो जाएगी तो वही फीमेल की पॉपुलेशन घट जाएगी। दूसरा देखो, उच्च बालिका मृत्यु दर, अगर हाई फीमेल चाइल्ड डेथ रेट, क्या होता है कि अक्सर ये सोसाइटी का हार्ड ट्रुथ है जो कि एक्सेप्ट भी करना चाहिए सोसाइटी को और इस पर काम भी करना चाहिए कि अगर एक फैमिली के अंदर आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, आपकी 3 फीमेल हैं एक मेल है, या फिर 2 फीमेल हैं एक दो 2 मेल हैं, ठीक है, तो जो फीमेल जो है उसके जो खान पीन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, हमेशा मेल के खान पीन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लीड करता है मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन किस में, फीमेल्स के अंदर। जब फीमेल खास करके आपको देखने को मिलती हैं पतली मिलती हैं, तो ठीक है, तो अगर उनके खाने पीने में कम कर दिया जाएगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, तो क्या होगा, उनकी डेथ रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है और ये हार्श रियलिटी है, इस सोसाइटी की हार्श रियलिटी है कि वहाँ पर जो है फीमेल और मेल के खाने में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके रहन सहन में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके कपड़ों में डिस्क्रिमिनेशन, उनकी आज़ादी में डिस्क्रिमिनेशन हर तौर पर किया जाता है। तो हाई फीमेल चाइल्ड डेथ रेट जो है वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से होता है। तो इस वजह से भी जो है सेक्स रेशियो जो है वो इम्पैक्ट होता है। मेल टू फीमेल का जो रेशियो जो होता है कि कितने मेल पर कितनी फीमेल जो है वो आती हैं, उसका जो रेशियो होता है वो इम्पैक्ट होता है। लास्ट देखो, सेकेंड लास्ट, बालिका भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड। अब ये तो इंडिया क्या काफ़ी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने भारत की बात नहीं करूँगा बट ये हमसे भारत की बात बोला गया है। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि जब अल्ट्रासाउंड करवा देते थे और क्या करते थे कि तो बच्ची होने वाली है, बेटी होने वाली है, इसको पेट के अंदर ही ख़त्म कर दो। और ऐसा काफ़ी सालों से चलता आया है। और अभी भी कुछ रूरल एरियाज़ ऐसे हैं आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जो है वो फीमेल फोर्टिसाइड होता है, बालिका का जो भ्रूण हत्या है वो होती है। ठीक है, बच्चे अगर पेट के अंदर अगर बेटी है तो उसको मार दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो सेक्स रेशियो है वो इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, खास करके फीमेल्स के लिए, तो वो जो है सेक्स रेशियो को इम्पैक्ट करती हैं। और सेक्स रेशियो को इम्पैक्ट करना वो सिर्फ ये नहीं है कि मेल्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेल्स को हमेशा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ से होगा क्या कि सोसाइटी का जो है वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन घट जाएगी एक पीरियड के बाद। हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव है कि वहाँ पे फीमेल्स नहीं है शादी करने के लिए, तो ये हरियाणा के अंदर ऐसा होता था बहुत सारा। तो अब तो जो है बहुत फीमेल्स की जो है सेफ्टी है, फीमेल्स को जो है प्रोटेक्शन मिल गया है, फीमेल्स को बढ़ावा दिया गया है हरियाणा के अंदर खास करके। ठीक है, तो वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, खास करके स्पोर्ट्स में जो है वो भेज रहे हैं अपनी बेटियों को। तो ये चेंज है, सोसाइटी को हमेशा चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने किया। और भी जो इंडिया के पार्ट्स हैं, खास करके जो रूरल पार्ट्स हैं, वहाँ भी ज़रूरत है इसको। नेक्स्ट देखो, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, तो वही बात होगी, बर्थ ऑफ मोर मेल चिल्ड्रन देन द फीमेल चिल्ड्रन, ये बात भी ठीक है। अगर आप मेल चिल्ड्रन जो हैं ज़्यादा पैदा करोगे फीमेल चिल्ड्रन की जगह पर, प्लेस पर, तो क्या होगा, वही तो होगा, सेक्स रेशियो जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से जो जो मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात जो है उसमें जो है अफेक्ट होगा। तो ये डी हो जाएगा, सारे के सारे जो हैं वो कारक हैं, डी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, उस टाइम पे भी 2005 के टाइम पर भी लीडिंग प्रोड्यूसर एमपी था, और अब भी एमपी है मध्य प्रदेश, जिसको सोया बाउल बोलते हैं, सोया बाउल, सोया बाउल। ठीक है, तो ये सोया बाउल जो है एमपी, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है अब भी सोयाबीन का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, उड़ीसा, उड़ीसा इज द मोस्ट साइक्लोन प्रोन कोस्टल रीजन इन द कंट्री इन इंडिया। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात
प्रवण क्षेत्र है। तो इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा चक्रवात क्यों आते हैं? तो ये देखो, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है उड़ीसा की, यहाँ आता है उड़ीसा, उड़ीसा, और ये है बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, वो बहुत पैदा होते हैं गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसकी वजह से जो है क्या होता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, और ये जो एरिया है ऐसे तरीके से घूम के आते हैं, और इस एरिया में, इस पूरे एरिया को, पूरे रीजन को जो है वो साइक्लोन प्रोन बना देते हैं, चक्रवात प्रवण क्षेत्र बना देते हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं? ये एरिया बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास में आ रहा है, इस वजह से। रीजन देखो क्या दे रखा है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निवर्ण जो है उनका कटाव किया जा रहा है, निवर्णीकरण किया जा रहा है। तो जो महानदी डेल्टा क्षेत्र है, महानदी कहाँ से स्टार्ट होती है? जो हमारा अमरकंटक है उसके साउथ से, यहाँ से आती है महानदी, यहाँ से आएगी महानदी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है इस जगह पे, वहाँ पे जो है वो मैंग्रोव, मैंग्रोव एक प्लांट होता है, मैंग्रोव्स, हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स के एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैंग्रोव की कटाई ज़्यादा चल रही है, ठीक है, कटाई ज़्यादा चल रही है, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो साइक्लोन एरिया है प्रोन बन जा रहा है उड़ीसा, ऐसा नहीं है। देखो मैंग्रोव्स जो है साइक्लोन से बचाने के लिए, जितनी भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में जितने भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं, उनको साइक्लोन से बचाने के लिए मैंग्रोव का एक ऐसी प्रजाति है, ठीक है, और प्लांट की जो कि पानी के अंदर रहती है और पानी के बाहर भी रहती है, तो वो साइक्लोन से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पर उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के अंदर साइक्लोन प्रोन रीजन क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि ये पूरा जो है बे ऑफ बंगाल के पास में आता है, और बे ऑफ बंगाल एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे समर्स में, जहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, वो की फेवरेबल कंडीशन रहती है किसके लिए? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उनके लिए। इस वजह से जो है उड़ीसा जो है फेवरेबल और प्रोन है साइक्लोन्स का, ठीक है, ना कि, तो रीजन्स जो है वो सही नहीं है। ये बात ठीक है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, पेड़ों की कटाई की जा रही है महानदी के बेसिन में, मैंग्रोव्स के पेड़ों की जो है कटाई की जा रही है, ये बात ठीक है, पर जो रीज़न जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ए और आर जो है दोनों के दोनों ठीक है। तो देखो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है, ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है भारत का सर्वाधिक खनिज युग शैल, शैल तंत्र जो है वो कौन सा है? तो भारत का जो मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम जो है, जिसमें ऐसी रॉक जिसमें सबसे ज़्यादा, ऐसी रॉक जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स, आपको खनिज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो है धारवाड़। जो धारवाड़, जिसके इंडिया के जो सबसे ज़्यादा जो है खनिज हैं इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, धारवाड़ रॉक सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपके अंदर आयरन और ये सब जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इस धारवाड़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम जो है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वो धारवाड़ सिस्टम है, धारवाड़ तंत्र, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा क्या है, द पोर्ट विच डज नॉट हैव अ एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ऐसे पोर्ट्स जहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो कौन सा पोर्ट है? तो ये कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है ये जो है इन चारों में से कांडला पोर्ट है जहाँ पर एलएनजी की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो और कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये देखिए, तो ये आप बना दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये आप देखो, दाहिज, दाहिज आपको पड़ता है गुजरात के अंदर, दाहिज गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर आपको दाहिज के साथ साथ, दाहिज के साथ साथ आपको हजीरा, ठीक है, साथ में मुंद्रो, मुंद्रा, ये तीनों जो है आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो है एलएनजी की जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो है फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी गुजरात के अंदर, दाहिज, हजीरा, मुंद्रा, तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स भी हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट तीनों हैं, दाहिज, मुंद्रा, मुंद्रा और हजीरा, ठीक है, दाहिज, हजीरा, मुंद्रा, तीन पोर्ट्स हो गए गुजरात के अंदर, ठीक।
नेक्स्ट पोर्ट जो है वो एक कोची के अंदर भी है। कोची पोर्ट जो है, कोची यहाँ पे पड़ता है, कोची। कोची कोची के बाद जो है वो एन्नौर, तमिलनाडु के अंदर एन्नौर भी है, एन्नौर पोर्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक है दाभोल पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर, दाभोल पोर्ट, दाभोल पोर्ट, ठीक है। वहाँ भी जो है एलएनजी की जो टर्मिनल्स जो अवेलेबल हैं। तो दाहिज, दाहिज और हजीरा जो है वो तो आ गया आपके गुजरात के अंदर, और कोची आ गया केरला के अंदर। कांडला ये नहीं है जहाँ पर जो है एलएनजी की फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैस्टोरल नोमैड्स। तो निम्नलिखित में से कौन से घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं वो नहीं है, वो देखना है। तो जो पिग्मीज हैं, पिग्मीज वो जो हैं वो घुमक्कड़ नहीं है, ठीक है। पिग्मीज, मसाई जो हैं, लैप्स हैं, ये जनजातियां हैं जो कि घुमक्कड़ होती हैं। मतलब एक एक आदान प्रदान वाली जो जनजातियां होती हैं कि आप ये ले लो मेरे को ये दे दो, गेहूँ ले लो मेरे को चावल दे दो, ये सारी जो है घुमक्कड़ वाले जो होते हैं वो पिग्मीज नहीं होते हैं, ठीक है। मसाई, मसाई का तो सवाल भी आया था पीवाईक्यूज में, पीवाईक्यूज में यूपीएससी के अंदर जो है सवाल भी पूछा गया था मसाई का, ठीक है। कजाक, लैप, ये सारे जो हैं ये तीनों की तीनों जो हैं वो पेस्टरल नोमैड्स हैं, वो घुमक्कड़ जातियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातियाँ हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड यानी कि जो स्थल अवरुद्ध है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है वो लैंड बाउंड्रीज बनी हुई है, लैंड ही लैंड है। जैसे कि अपना एमपी हो गया, अब एमपी के जो है, एमपी ऐसा राज्य है जिसके ऊपर यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, नीचे इधर छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो कुछ गुजरात हो गया। तो इसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, पानी, वाटर बॉडी ही नहीं है, पानी का स्थल ही नहीं है। तो ऐसे जो एरियाज होती हैं, ऐसे जो लैंड होती है उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री। अब इसने हमसे कंट्री पूछा है सिंपल सा, अफगानिस्तान। देखो, तो ये देखो अफगानिस्तान भी वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है, लाओस, लक्समबर्ग, ये तीनों के तीनों जो हैं वो वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं। आप जब मैप को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसको जाके देखिएगा, मैप ज़रूर देखिएगा, हर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन से मैप ज़रूर जाके देखा करो। तो अफगानिस्तान, लाओस, लक्समबर्ग तीनों के तीनों जो हैं वो वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं। अकेला जो लिबेरिया है, लिबेरिया जो है, लाइबेरिया और लिबेरिया, वो जो है वो, आई एम सॉरी, ये सवाल पूछा गया था नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो कौन सा देश जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान एक्चुअली में लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो देखो ये अफगानिस्तान की लोकेशन है, इंडिया के पास में, इंडिया के पास में, इधर इसके पाकिस्तान है, ठीक है। इधर इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, पूरा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी के से इसकी कोई एक्सेस नहीं है। तो मैप पर जाकर देखोगे तो आपको ये मिलेगा। लाओस का देखो, लाओस वियतनाम के पास आता है, वियतनाम के पास, इधर लाओस है। तो ये पूरा एरिया, इसके पूरा जो एरिया जो है, ठीक है, वो भी जो है वो पूरा जो है लैंडलॉक्ड ही है। लक्समबर्ग यूरोप में, यूरोप में जब आप देखोगे ये भी जो है वो लैंडलॉक्ड है। सिर्फ लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, लाइबेरिया जुड़ा हुआ है अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से। ये आता है वेस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, जहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया टाइप में जो रीजन है वहाँ पे आता है लिबेरिया। वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर आता है, अटलांटिक ओशन जिससे जुड़ा हुआ है लिबेरिया। और ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज अफगानिस्तान, लाओस, लक्समबर्ग, ये तीनों के तीनों जो है लैंडलॉक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। द वाइड ट्रीलेस, वृक्ष रहित यानी कि ट्रीलेस, इसके अंदर ट्रीज नहीं होते, घास ही देखने को मिलती है, घास ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो जो मैदान है दक्षिण साउथ अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर ऐसे मैदान जहाँ पर जो है आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, घास ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो होते हैं पैम्पास। पैम्पास जो है घास के मैदान है साउथ अमेरिका के अंदर। याद रखिए घास के मैदान जो है वो अमेरिका के अंदर जिनको बोलते हैं पैम्पास, इनके अंदर जो है ट्रीज नहीं मिलते, जो है वृक्ष रहित रहता है और बड़े बड़े घास के मैदान रहते हैं, ठीक है। सिंपल इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, करेक्ट नहीं है, नॉट अ करेक्ट। तो शिनूक, ये विंड्स के नाम दे रखे हैं, शिनूक, चिनूक हो गया, शिनूक और चिनूक बोलते हैं। सिरोको, ब्लिजर्ड्स, नॉर्वेस्टर्स, ये चार नाम दे रखे हैं। नॉर्वेस्टर्स तो हमारे इंडिया के अंदर है,
नॉर्वेस्टर्स इंडिया के, जिसको काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी, काल बैसाखी, ठीक है। तो वो प्राइमरली ईस्टर्न इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो वो प्री मानसून, मानसून से पहले आने वाला थंडरस्टॉर्म रहता है, बहुत तेज बरसात रहती है। तो काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स इंडिया के अंदर है, ये तो मैच सही है। ब्लिजर्ड्स जो है, ये देखो ब्लिजर्ड्स जो है आपको देखने को मिलती है नॉर्थन अमेरिका के अंदर, ना कि चिले। ये चिले आता है आपका सदर्न अमेरिका के अंदर। तो सदर्न अमेरिका इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है चिले, चिले। तो ये चिले, ब्लिजर्ड्स चिले के अंदर नहीं है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। सिरोको, सिरोको आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। ये अफ्रीका से होते हुए जाती हैं जो सदर्न पार्ट है यूरोप का, उसमें, जैसे कि इटली हुआ, इटली वगैरह में, ठीक है। वहाँ से ये रेड सैंड लेके जाएंगी अफ्रीका से, और यहाँ पे रेड रेन बोलते हैं, ब्लड रेन जिसको, खूनी बरसात, सिसली वगैरह में ये जो है होती है सिरोको, ठीक है। शिनूक जो है, चिनूक, ये यूएसए के अंदर होती है, ये आपको देखने को मिलेगी। ये जो माउंटेन रेंजेस है, ये देखो, ठीक है। तो इधर से ये माउंटेन्स है, इधर यहाँ अपलेशियंस है, ठीक है। ये आपको रॉकीज देखने को मिलेंगे, रॉकीज, रॉकीज। अब ये रॉकीज से उगते हुए इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये ड्राई रहती हैं, चिनूक, चिनूक जो होती है ड्राई रहती हैं, ठीक। अब तो ये होगी नॉर्थ अमेरिका के अंदर चिनूक, चिनूक। सिरोको जो होगी सिसली के अंदर, अफ्रीका से होते हुए इटली और उधर की यूरोप की साइड जाती है। ब्लिजर्ड्स आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्वेस्टर्स आपको देख लेंगे इंडिया के अंदर। हमसे नॉन करेक्ट पूछा था, सी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इजी है, बट इनको मैप पे जाकर ज़रूर देखिएगा, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको मैप पे जाकर लिंक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा क्या है, टोर्नेडो अलाय, यानी कि टोर्नेडो होता है साइक्लोन का नाम। साइक्लोन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं अफ्रीका और अमेरिका के अंदर, उनको बोलते हैं टोर्नेडो। और ये बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में को टोर्नेडो अलाय कहा जाता है। तो कुछ एक रीजन्स हैं, उसके रीजन को, यानी कि इस रीजन के अंदर टोर्नेडो ज़्यादा आते हैं। तो मिसिसिपी वाला जो रीजन है, मिसिसिपी प्लेन्स जो है, वहाँ पर जो है टोर्नेडो, मिसिसिपी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है वहाँ की, ठीक है, बहुत बड़ी रिवर है मिसिसिपी। और उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे टोर्नेडोज, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं टोर्नेडो। ऑस्ट्रेलिया और ये नॉर्थन अमेरिका के अंदर आते हैं, नॉर्थन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टोर्नेडो, ठीक है। याद रखिएगा मिसिसिपी प्लेन्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डेथ वैली के बारे में पूछा गया। डेथ वैली जो है वो, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, अत्यधिक उष्णता, अत्यधिक ठंड, सामान्य गहराई, अत्यधिक लवणता। तो अबनॉर्मल डेप्थ जो है, असामान्य गहराई जो है, ये नहीं है। एक्सेसिव सैलिनिटी भी नहीं है, एक्सेसिव कोल्ड भी नहीं है, एक्सेसिव हीट जो है। तो ये जो है डेथ वैली जो है, यहाँ पे अत्यधिक उष्णता जो है, आपको जो हीट जो है वो देखने को मिलेगी। टेम्परेचर जो है वो 55, 56, 60 तक पहुँच जाता है गर्मियों के अंदर, 55, 56, 60 तक पहुँच जाता है। तो ये जो टेम्परेचर ज़्यादा, एक्सेसिव हीट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आप जो भी पास करेगा यहाँ से, तो ये डेथ है, उसकी मौत तो निश्चित ही है, ठीक है। तो ये डेथ वैली इसी वजह से उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है, मोना लाओ लोआ। मोना लोआ जो है एक एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो यानी कि जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, फटता रहता है साल दर साल में। तो इस तरीके की जो दो तरह के होते हैं, डोरमेंट और एक्टिव। डोरमेंट जो होते हैं जो काफ़ी सालों से फटे नहीं हैं, ठीक है। एक्सटेंट होते हैं जो कि जिनका जो है नामो निशान मिट चुका है। डोरमेंट जो होते हैं जो कि काफ़ी सालों से चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। मोना लोआ डोरमेंट नहीं है, शांत बैठने वाला नहीं है, एक्टिव है, सक्रिय है ज्वालामुखी। तो ये मोना लोआ जो है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, हवाईन्स के अंदर। हवाई के जो द्वीप हैं, यूएस के पास, यूएस के अंदर, यूएसए के अंदर आता है हवाई। तो उसी के जो द्वीप हैं उसी में आपको मोना लोआ आपको देखने को मिलता है। इटली के अंदर आपको देखने को मिलता है माउंट एटना। माउंट एटना भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट एटना, एटना, ठीक है। गूगल करिएगा माउंट एटना को, लोकेशन देखिएगा आपको इटली मिलेगी, ठीक है। जापान को अंदर आपको देखने को मिलेगा माउंट फ्यूजियामा, ये भी एक एक्टिव एक्टिव वॉल्केनो है। फ्यूजी हामा, फ्यूजी
हामा, ठीक है। तो माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट मोना लोआ, तीनों की तीनों एक्टिव वोल्केनो हैं। माउंट मोना लोआ आपको हवाई के अंदर देखने को मिलेगा, इटली के अंदर माउंट एटना, जापान के अंदर माउंट फ्यूजियामा। ये जो है एक्टिव वोल्केनो है, आपको अलग अलग तीन अलग अलग देशों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, ठीक है। जो साउथ अटलांटिक ओशन है वहाँ की जो है कोल्ड कोल्ड करंट है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से है, एस शेप्ड है उसकी, ये अटलांटिक ओशन है, उसकी एस शेप्ड है, और यहाँ पे आपका पड़ता है अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो ये जो कैनरी है, बेंगोला है, अगुलास है, ब्राज़ील हो गया। अगुलास पड़ता है इस जगह पे, यहाँ वार्म है, ठीक है। ब्राज़ील करंट आपको इधर देखने को मिलेगा, ब्राज़ील साइड में, इधर ब्राज़ील। बेंगोला आपको ये है, कैनरी आपकी ये है, ठीक है। तो ये बेंगोला जो है वो कोल्ड करंट है, बेंगोला कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट जो है बेंगोला, ठीक। बस हमसे यही पूछा गया था कि कौन सी जो है अटलांटिक ओशन के अंदर जो है वो कोल्ड करंट है। तो बेंगोला जो है कोल्ड करंट है, जो कि अफ्रीका के साइड में वेस्टर्न पार्ट में बहती है, याद रखना, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में नीचे से ऊपर आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है। पोल्स से इक्वेटर की जो भी करंट पोल्स से इक्वेटर की साइड आएगी वो कोल्ड रहेगी, और इक्वेटर से पोल्स की साइड जाएगी, यहाँ पे आता है इक्वेटर आपका, तो इक्वेटर से पोल्स की साइड जाएगी, ये पोल्स हैं, ऊपर पोल्स हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो उधर की साइड जाएगी तो वो वार्म रहेगी, और पोल से नीचे की साइड आएगी वो जो है वो कोल्ड रहेगी, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये पूछा गया है हमसे क्यूबा के बारे में। क्यूबा, क्यूबा एक कंट्री है, वो बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देना है करेक्ट, ठीक। अब देखो, क्यूबा इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि जो क्यूबा जो है उसको वर्ल्ड की शुगर बाउल बोलते हैं, ये बात ठीक है। देखो दूसरा, हांगकांग इज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, ये बात भी ठीक है कि हांगकांग जो चाइना जो है वो अपना दबदबा जो है वो हांगकांग पे दिखाता है, कहता है कि ये मेरा पार्ट है और ये मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है हांगकांग, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं कि भाई हमें एक अलग देश बना दो, क्यों हम पे अपनी वो चला रहे हो, ठीक है। क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा सप्रेशन करता है वहाँ के लोगों का, वहाँ पर जीने नहीं देता, ये समझ लो आप। तो हांगकांग जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। सी देखो, यूएसए इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर हमेशा से इंडिया ही रहा है, ठीक है। इंडिया जो है मिल्क का 1998 से लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है मिल्क का, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, तीसरा जहाँ आ रहा है उसको हटा दो, गलत, ये हटा दो, गलत। बचा कौन सा, ए और डी। तो क्यूबा शुगर बाउल हो गया, हांगकांग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गया चाइना की, ऑस्ट्रेलिया ये एक फेडरल स्टेट है, ये बात भी ठीक है, फेडरल कंट्री है, फेडरल स्टेट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो संघीय राज्य है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, संघीय राज्य, ये बात ठीक है। और संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध अग्रणी नहीं है, इंडिया है। हांगकांग की विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, विशिष्ट प्रशासनिक यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, विशिष्ट प्रशासनिक यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ का जो प्रशासन है वो स्पेशल तरीके से किया जाएगा चाइना के द्वारा, ठीक है, हांगकांग का। क्यूबा की बात करें तो यही चीनी का कटोरा इसको बोला जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, क्यूबा को, याद रखिएगा ये चीज़ें। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी जो जो लास्ट पर जो है यूएसए की, जिसमें बात करिए कि यूएसए प्रोड्यूसर है मिल्क का सबसे ज़्यादा, वो नहीं है। इंडिया जो है अपना भारत जो है वो 1998 से जो है वो चला आ रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर मिल्क में, ठीक है, आज तक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया, सेंटर दे रखा है और इंडस्ट्री दे रखी है कि किस केंद्र के पास सबसे ज़्यादा जो है किस से रिलेटेड, किस मिनरल से रिलेटेड या किस चीज़ से रिलेटेड इंडस्ट्री मिलती है आपको देखने को। पिट्सबर्ग, देखो पिट्सबर्ग जो है कहाँ पे मिलता है आपको, यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। पेंसिल्वेनिया, यूएसए का स्टेट है एक पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया वहाँ पे आपको पिट्सबर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। शंघाई चाइना के अंदर, शंघाई चाइना, डुंडी,
डुंडी जो है आपको देखने को मिलेगा स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड यूके का एक कंट्री है स्कॉटलैंड। लेनिनग्राड, लेनिनग्राड ये आपको नॉर्थ वेस्ट रशिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग पे। तो ठीक है, 4 हो गए हमारे, तो 4 स्टेट्स हो गए, पिट्सबर्ग, शंघाई, डुंडी, लेनिनग्राड ग्रेट। तो पिट्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगा आयरन एंड स्टील का जो है, यूएस के अंदर जो है आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है, जो पेंसिल्वेनिया का रीजन है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पिट्सबर्ग के अंदर। शंघाई के अंदर जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है, सूती वस्त्र जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है शंघाई चाइना के अंदर जो है। सूती टेक, टेक तो है ही है, टेक के साथ साथ जो है वो कॉटन टेक्सटाइल का भी जो है रीजन आपको देखने को मिलेगा शंघाई के अंदर, ठीक है। डुंडी जो है स्कॉटलैंड के अंदर जो है आपको जूट का प्रोडक्शन जो है, जूट का टेक्सटाइल जो है वो आपको देखने को मिलता है डुंडी के अंदर, जूट, ठीक है, डुंडी के अंदर जूट का जो है स्कॉटलैंड के अंदर। लेनिनग्राड जो है वो शिप बिल्डिंग जो है, मेजरली रशिया के अंदर जो है वो शिप बिल्डिंग जो है, शिप बिल्डिंग आपको देखने को ज़्यादा मिलती है, शिप बिल्डिंग। तो पिट्सबर्ग के अंदर आयरन एंड स्टील का आपको देखने को मिलेगा, शंघाई के अंदर जो है आपको कॉटन का देखने को मिलेगा, डुंडी के अंदर आपको जूट का देखने को मिलेगा, लेनिनग्राड, लेनिनग्राड के अंदर आपको शिपिंग बिल्डिंग का जो शिप, मेजर शिप बिल्डिंग जो है लेनिनग्राड वो रीजन है मेजर शिप बिल्डिंग का, ठीक है। तो ये 4 रीजन है, ए का देखो 2 हो जाएगा, ए का 2, ये देखो एक ही है, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील याद रखिएगा, शंघाई जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, डुंडी जो है वो जूट प्रोडक्शन के लिए, जूट टेक्सटाइल के लिए बेसिकली, और लेनिनग्राड जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है इस सवाल के अंदर, अंशन, डेट्रॉइट, मॉस्को, ओसाका। तो अंशन जो है, अंशन जो है वो चाइना, चाइना के अंदर आता है, अंशन चाइना के अंदर, चाइना के अंदर देखने को मिलेगा अंशन जो है। और चाइना का जो है इस रीजन में आयरन एंड स्टील का बर्थ प्लेस इसको बोला जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ आयरन एंड स्टील इन चाइना, ठीक है। आयरन एंड स्टील की बर्थ प्लेस जो है ये अंशन मानी जाती है चाइना के अंदर, और सिटी ऑफ स्टील भी बोला जाता है इसको, सिटी ऑफ स्टील, ठीक है, आयरन एंड स्टील की। तो ये जो है आयरन एंड स्टील का सही मैच्ड है। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट जो है वो आता है आपका सिटी यूएस के अंदर, मिशिगन, स्टेट मिशिगन है यूएस का, उसके अंदर आता है डेट्रॉइट। और ये ऑटोमोबाइल्स के लिए, ठीक है, मोटर सिटी बोलते हैं डेट्रॉइट को, आप जब आप गूगल करोगे आप देखोगे इसको बोलते हैं मोटर सिटी, ठीक है, मोटर सिटी बोलते हैं डेट्रॉइट को, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरा डेट्रॉइट का रीजन जो है ऑटोमोबाइल्स के से भरा हुआ है, पूरा रीजन जो है मिशिगन के अंदर, यूएस के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है मॉस्को, मॉस्को के अंदर शिप बिल्डिंग नहीं है, मॉस्को के अंदर, मॉस्को रशिया के अंदर आता है, वहाँ पे आपको स्टील का, आयरन एंड स्टील का देखो देखने को मिलेगा। ओसाका जो है जापान के अंदर आता है, ओसाका जापान के अंदर, वहाँ पर टेक्सटाइल का जो है प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा जापान के अंदर, ठीक है। तो 4 हैं हमारे, अंशन, अंशन के साथ साथ डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, मॉस्को, मॉस्को, फिर ओसाका। तो अंशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आयरन एंड स्टील का, जो कि सिटी है, सिटी ऑफ स्टील भी बोला जाता है, बर्थ प्लेस है किसका, आयरन एंड स्टील का बर्थ प्लेस है चाइना के अंदर। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट आपको देखने को मिलेगा यूएस के अंदर, स्टेट मिशिगन के अंदर आपको देखने को मिलेगा डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट को मोटर सिटी भी बोला जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत फेमस है। मॉस्को जो है वो आयरन एंड स्टील के लिए बहुत फेमस है, ओसाका जो है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये चार चार पांच जो जगह हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो भी, तो इस तरीके के जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसोर्सेज हैं उन पे बेस्ड जो है सवाल पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज़ के अंदर। हर एक स्टेट के अंदर जो है एक दो सवाल जो है हर साल पूछा जाता है, ठीक है, 2-3 सवाल जो है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमसे पूछा गया है, टुडे द मोस्ट अर्बनाइज सिटी, जो आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत जो क्षेत्र है, जो देश है, वो कौन सा है। ये 2005 में पूछा गया था, बट अभी भी प्रेजेंट में आप गूगल करोगे तो सेम कंट्री है, सिंगापुर। सिंगापुर वो जो है वो वर्ल्ड का सबसे अर्बनाइज कंट्री। अच्छा, अर्बनाइज कंट्रीज़ के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई ये चीज़ें होंगी तब जाके, कि कुछ जो गवर्नेंस जो होता है, गवर्नेंस, गवर्नेंस आपको देखने मिलेगा, ठीक है, कि सरकार किस तरीके से नियम कानून को लागू करती है। वो अगर ग्लोबल लेवल पर उसकी इंडाइसिस में अच्छी गवर्नेंस है तो उसको मान लिया जाएगा। दूसरा,
अर्बन प्लानिंग, जैसे जो शहरीकरण की जो प्लानिंग है, ठीक है, नालियाँ अच्छी हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, साफ सफाई है, सैनिटेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर अच्छे लेवल पे होंगी, उसकी रैंकिंग अच्छे लेवल पे होगी, तो उसको अर्बनाइज कंट्री का दर्जा दिया जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कितनी आसानी से वहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जिस भी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो अर्बनाइजेशन का एक अच्छा ढांचा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सिंगापुर जो है ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नेंस, जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, साफ सफाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ों में जो है उसकी रैंकिंग जो है वो अव्वल रहती है। ठीक है, और कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखी है उसने अभी तक। ये चीज़ याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रेसिडेंशियल, नहीं भैया, जो भारत का जो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट है। भारत एक नाम मात्र का गणतंत्र राजतंत्र है। भाई पहली बात तो भारत के अंदर मोनार्की तो है ही नहीं। मोनार्की होती है जब यहाँ पे एक आदमी जो है वो रूल कर रहा होता है और उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है, जैसे कि ब्रिटिश मोनार्की जो थी ब्रिटेन के अंदर थी। ठीक है, तो मोनार्की तो है नहीं इंडिया के अंदर। इलेक्शन है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इंडिया एक रिपब्लिक है। और गणतंत्र, इंडिया गणतंत्र जो है, इंडिया गणतंत्र सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं है, एक्चुअली में है। अपनी जो गणतंत्र रिपब्लिक जो है वो होल्ड करता है, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ठीक है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस के अंदर, मोनार्की नहीं है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा देखो, इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी, भारत एक कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र क्या होता है कि किसी भी ऐसा कोई राज्य या फिर कोई स्टेट या कंट्री जहाँ पे जो पैसे वाले जो क्लासेस होते हैं, जो हायर सोशल क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, जिनका जो दबदबा है सबसे ज़्यादा होता है, वही पूरे देश को चलाते हैं। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आके मिलके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम ही देश को चलाएंगे, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर वही चुनाव होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में देखो, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये बात तो सही है कि जो संसद संसद का जो है बोलबाला है, और ये प्रजातंत्र है। ठीक है, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके ज़रिए जो है जो हमारा जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री चुन के आता है। ठीक है, ना तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ना ही मोनार्की है, ना ही एरिस्टोक्रेसी है, ये तीनों चीज़ें नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, बस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। प्रेसिडेंट के बारे में सवाल पूछा गया है। प्रेसिडेंशियल एंड गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन, राष्ट्रपति पद्धति और में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जिसके साइन जो है हमेशा सिग्नेचर किस लास्ट अथॉरिटी के होंगे, तब जाके वो है एग्जीक्यूट होगा कोई काम, तो वो होता है राष्ट्रपति। इंडिया के अंदर जो है राष्ट्रपति सबसे ऊंची पोस्ट है, पहले नंबर की। ठीक है, उसी के अंदर राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है निहित हैं राष्ट्रपति जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। वैकेंसी के बारे में पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के रिक्त स्थान जो भर लिया जाना चाहिए कितने टाइम में, अगर मान लो किसी रीज़न से उनकी डेथ हो जाती है, किसी रीज़न से वो हट जाते हैं, जो भी रीज़न है, रिज़ाइन करते हैं, जो भी रीज़न है, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ जो है, 6 महीने के अंदर जो है फिर से एक नया राष्ट्रपति चुन के आ जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है कि विद इन 6 महीने के अंदर उनको जो है आ जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैज़ इक्वल सीट्स इन लोकसभा। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका जो युग्म है मिला हुआ है, लोकसभा में समान सीटें हैं। ऐसे कौन से दो राज्य हैं, नीचे देखो, पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इनमें से बोला गया है कि कैसे, तो कौन से जो दो राज्य हैं जिनके अंदर जो है लोकसभा की जो सीट्स है, ठीक है, वो बराबर है। लोकसभा की जो सीट्स हैं वो, तो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो हैं, इनमें से आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों के अंदर जो है वो बराबर सीट्स हैं लोकसभा की। और वो, तो ये बात थी तेलंगाना से मिलने से पहले, 42 लोकसभा सीट थी दोनों के अंदर। जब तेलंगाना 2014 में
तेलंगाना बना था उससे मिलने से पहले, बनने से पहले जो है, तब थी 42-42 सीट दोनों के अंदर। अब तो जाहिर सी बात है डिफर हो गई हैं। ठीक है, तो तब के लिए ये एप्लीकेबल था, अब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है ये सवाल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि 2014 में तेलंगाना बन के आया था, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद से ये सवाल एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कुछ इस तरीके के सवाल भी होते हैं पीवाईक्यूज़ के अंदर, जो है आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, कि इस तरीके की बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के, कि देखो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मैंने सवाल इस वजह से चूज़ किया है कि आपको ये टाइप पता चल सके कि टाइप, इस तरीके के टाइप भी आ सकते हैं। अब इसमें देखो लोकसभा सीट का सवाल आया है, तो सवाल आ सकता है मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स किस स्टेट्स के अंदर है, मैक्सिमम नंबर किसके अंदर है। इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चलाया गया, यानी कि अविश्वास, यानी कि हमें इसमें विश्वास ही नहीं है, विश्वास प्रस्ताव होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा मोशन जिसके अंदर ये बोला जाता है कि हमें ये जो बंदा है, ये जो स्पीकर है, इस पर जो है हमें विश्वास नहीं है, ये सही है गलत है जो भी है, हमें इस पर विश्वास नहीं है। वो मोशन लेके आया था पहली बार, जो पहले स्पीकर थे जिनके अगेंस्ट ये लेके आया था, जीवी मावलंकर साहब जो थे, उनके अगेंस्ट ये आया था। ठीक है, जीवी मावलंकर के अगेंस्ट, याद रखिएगा इस चीज़ को, पहली बार आया था जीवी मावलंकर के अगेंस्ट, जो कि एक ऐसा नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट था, मोशन था, जिसके अंदर बोला गया था कि हमें इनके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है हम लेके आ रहे हैं पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिनिवेशन में सभापतित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिनिवेशन में सभापतित्व करता है। जो दोनों, जब दोनों सदन मिलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तब कौन जो है वो मतलब प्रिसाइड करता है। ठीक है, तब कौन जो है वो जब दोनों अधिनिवेशन जो है संयुक्त होते हैं, तब कौन जो है सभापतित्व कौन करता है, तो वो स्पीकर जो है हमेशा करता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा भी गया है कई बार, आगे भी देखने को मिलेगा आपको। तो जब भी लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेटिंग होगी, जब भी लोकसभा किसी भी बिल के ऊपर मान लो जॉइंट सेटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, जब भी होगी जॉइंट सेटिंग, तो तब जो है स्पीकर जो है, तब तो स्पीकर जो है वो दोनों को हेड करेगा, स्पीकर जो है दोनों को हेड करेगा। ठीक है, जब जब जो है जॉइंट सिटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा की, स्पीकर जो है वो हेड करेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ केशवानंद भारती केस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीवाईक्यूज के अंदर, पीछे भी देखा है हमने। ठीक है, तो किस तरीके से जो है केसेस केशवानंद भारती केस अब लेटेस्ट भी पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है ये पूछा नहीं जा रहा, हमेशा पूछा, आगे भी जाएगा, बस चीज़ें अलग से तरीके से पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या बोला है, सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखो कि केशवानंद भारती केस का महत्व किसके लिए है, कि इसलिए है, नीचे चार्ट दे रखे हैं, कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की बात रही थी, 1973 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा देखो, उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। द सुप्रीम कोर्ट एनुंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमारी उससे लिंक हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी ये बात जो है उससे लिंक हो रही है जो हमने पढ़ी थी। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, पर देख लेते हैं फिर भी। उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या ऐसी बात भी नहीं थी कि पूरा सरकार को ही कटघरे में एम्बेरस कर दिया हो, पर ये बात हुई थी कि सरकार जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो कुछ बेसिक जो मूल चीज़ें हैं संविधान की, उनको छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है मर्जी आया तब बदल दिया। तो केशवानंद भारती केस में सिंपल ये बात बोली गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा उस संविधान का, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। ठीक है, लास्ट में देखो ये तो नन ऑफ द है, तो बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सा केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था, यही चीज़ें बोली गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमसे क्या बोला गया है, द कमिटी विच रिकमेंडेड अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। भारत में जो त्रिस्तर का जो थर्ड लेवल का जो राजतंत्र है, एक तो सेंटर पे है, फिर स्टेट पे है, और फिर जो है वो ग्रामीण लेवल पर है। ठीक है, उसकी जो सिफारिश की थी
उसकी जो रिकमेंडेशंस की थी, वैसे आइडिया जो है, ये आइडिया था महात्मा गांधी जी का। आइडिया की जो ओरिजिन है, महात्मा जी चाहते के थे कि भाई कि लोकल लेवल पर भी जो है वो सरकार होनी चाहिए, ताकि जो लोकल लेवल जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है। तो पंचायती राज की जो पीआरआई के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, पंचायती राज जो सिस्टम जो है, त्रिस्तरीय जो राजतंत्र है, इसकी जो सिफारिश की थी, तो वो जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। बलवंत राय मेहता ने कमेटी ने जो है ये बोला था कि भाई साहब आप एक काम करो, पंचायती राज सिस्टम लेके आओ इंडिया के अंदर। इससे क्या होगा कि जो है 3 टियर की जब सिस्टम गवर्नमेंट आएगी, तो उससे जो है रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमने पीवाईक्यूज में अभी देखा भी था पीछे, देखोगे आप 2003 या 4 के में देखा होगा कि पीआरआई की ज़रूरत क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनकी भी तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई चाहिए। स्टेट के अंदर तो चलो ठीक है कि जो शहर के लोग हैं उनको उन्होंने चुनाव करके जो है अपना जो है एमएलए एमपी ये सब चुन चुन लिए, और जो ग्रामीण लोग हैं वो कैसे करेंगे? तो वो प्रधानी वगैरह वो सारी चीज़ें आने लगी। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो है शुरुआत इस तरीके से हुई, और उसकी रिकमेंडेशन जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। ठीक है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी पूछा भी गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके बारे में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया की सबसे बड़ी जो कमर्शियल बैंक है, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है, जो व्यापारिक जो व्यापार में जो है ज़्यादा जिसका इंटरफेरेंसेस है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है और आज तक इंडिया के जो है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? जो किसान है, जो एग्रीकल्चर है जो है, उसको फाइनेंस करने वाली सबसे जो बड़ी जो मेन संस्थान है, मेन जो बॉडी है, वो नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो जो है वो एक एपेक्स बॉडी है, जो कि जो फाइनेंस जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें फाइनेंस का होती है। तो सरकार क्या करती है, नाबार्ड में पैसा डालती है, और नाबार्ड से वो वहाँ पे जाता है। ठीक है, मान लो किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड कुछ हो गया, ठीक है, कुछ फाइनेंस का हो गया। अब मान लो कोई आपदा आ गई, उससे रिलेटेड फाइनेंस का हो गया। मान लो कुछ ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उसके फाइनेंस की रिलेटेड होगी। जितनी भी सब फाइनेंस, जितना भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का फाइनेंस होता है, जितना भी रूरल डेवलपमेंट का फाइनेंस होता है, वो नाबार्ड संभालता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, पूरा का पूरा नाबार्ड संभालता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट है? ठीक है, यानी कि 4 दे रखे हैं, ऐसे सवाल होते हैं यानी कि 4 में से एक जो है वो आउट जा रहा होता है, और 3 जो है वो सेम हो रखे होते हैं। सेंसेक्स इंडिया का ही है, निफ्टी इंडिया का ही है, निफ्टी 50। ठीक है, बीएफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भी इंडिया का ही है। तो ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है वो इंडिया के हैं, और ये सेप्स जो है ये इंडिया का नहीं है, और ये सेंसेक्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है सेंसेक्स, बीएसई और निफ्टी, निफ्टी 50, ये सारे के सारे जो हैं वो सेंसेक्स हैं। ये इंडिया के जो है स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम 2005 का जो है 2005 के जो जितने भी जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं अपने एक ही लेक्चर के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें बताइएगा अगर कुछ चीज़ें जो हैं इम्प्रोवाइज़ की जा सकती हैं तो। ठीक है, और बेसिक चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन, और उसमें आप नोट्स बनाते रहिए। सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ को नोट्स में तब्दील कर लो, जितना अच्छा रहेगा नोट्स में। सिनॉप्सिस बना लो उनकी। ठीक है, एक शीट को 2 पार्ट्स में दबाओ, सिनॉप्सिस तैयार कर लो, और जब पेपर का टाइम आए फटाफट फटाफट उसको रिवाइज कर लो, बस ये काम कर लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पीवाईक्यूज़ पढ़ के और कुछ करंट अफेयर्स का जो है पोर्शन करके प्रीलिम्स निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टैटिक पोर्शंस को वो पीवाईक्यूज़ से कवर कर लेते हैं। बट मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि इस तरीके से पढ़ो कि सिर्फ पीवाईक्यूज़ पढ़ लो और करंट अफेयर्स पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट इन पीवाईक्यू से ये ज़रूर पता चलता है कि हमें किस स्टैटिक पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किस स्टैटिक पोर्शन पर
ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है, हमें ये ज़रूर पता चलता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट 2006 के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।